सुप्रभात। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वह है उपकल्पना। सामाजिक अनुसंधान में उपकल्पना की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अनुसंधान कार्य के लिए जब भी हम किसी विषय का चुनाव करते हैं तब अनुसंधानकर्ता उस विषय से संबंधित उपकल्पनाओं को भी बना लेता है। अनुसंधान की सफलता और असफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि हमने विषय से संबंधित उपकल्पनाएं कितनी सूक्ष्म व परिशुद्ध बनाई हैं या चलता हुआ है, मतलब काम चला हुआ है। यहीं पर उपकल्पना के अर्थ पर विचार किया जा सकता है। लूनबर्ग ने इनकी परिभाषा देते हुए लिखा है, उपकल्पना एक काम चलाऊ साधारणीकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा भी शेष है। लूनबर्ग कह रहे हैं अपनी शब्दों में कि हम जो उपकल्पना बना रहे हैं वह एक तरह से हमारे कार्य करने के लिए है और इस उपकल्पना की सत्यता अर्थात ये जांचना भी बाकी है कि वह सही है या गलत है। इस परिभाषा से दो बातें और भी स्पष्ट हो रही हैं कि पहला तो केवल मात्र काम चलाओ या प्रारंभिक सामान्यीकरण है और दूसरा कि तथ्यों द्वारा जांचे जाने पर यह सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। इसे अनुसंधान में अंतिम निष्कर्ष नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार वेबस्टर न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी में कहा गया है, उपकल्पना एक प्रस्तावित दशा या नियम है जिसे संभवतः बिना विश्वास किए मान लिया जाता है ताकि उसके तार्किक परिणाम निकाले जा सकें और इस पद्धति से ज्ञात या ज्ञात किए जाने वाले तथ्यों की सहायता से इसे जांचा जा सके। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रत्येक अनुसंधान से पूर्व अनुसंधानकर्ता उस विषय के बारे में कुछ धारणाएं बना लेता है। इन धारणाओं की जांच वो संकलित किए गए तथ्यों से करता है। जांच के पूर्व ये धारणा या उपकल्पना प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती। ये जांच से ही पता चलता है कि विषय के बारे में बनाई गई धारणा ठीक है या नहीं है। ऐसा अनपेक्षित नहीं है कि बनाई गई उपकल्पनाएं अध्ययन से असत्य प्रमाणित हो जाएं। कई बार उपकल्पनाएं हमारी असत्य भी प्रमाणित हो जाती हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि हम उपकल्पनाएं बनाते हैं तो वह सत्य असत्य दोनों हो सकती हैं। तो यहाँ हमारे मन में एक शंका या प्रश्न का उठना स्वाभाविक है कि उपकल्पनाएं गलत भी हो सकती हैं। तब ये उपकल्पनाएं हम क्यों बनाते हैं, इन्हें हम निरूपित क्यों करते हैं? इसके उत्तर में केवल यह कहा जा सकता है कि सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य सत्य की खोज है। इसके लिए उपकल्पना उसकी खोज के क्षेत्र को निश्चित करती है तथा अनुसंधानकर्ता को दिशा निर्देश देती है कि उसे किस प्रकार के तथ्यों को संकलित करना है और किनसे बचना है। एक तरह से यह हमारे लिए दिशा सूचक यंत्र के समान होती है और इसकी तुलना भी हम दिशा सूचक यंत्र से ही करते हैं कि जिस तरह से जब एक नाविक नाव चलाता है तो दिशा सूचक यंत्र ही उसे दिशा का बोध करवाता है और वह पानी में अपने गंतव्य स्थल की ओर चला जाता है। उसी तरह से उपकल्पना भी अनुसंधानकर्ता को दिशा निर्देश देती है ताकि वह अपने अध्ययन से संबंधित तथ्यों को प्राप्त कर सके। उपकल्पना के संदर्भ में एक बात ध्यान रखने की है, जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, तथ्यों द्वारा जांच से उपकल्पना सही भी सिद्ध हो सकती है व गलत भी। उपकल्पना के गलत प्रमाणित होने से भी अध्ययन के महत्व में कोई अंतर नहीं आता। इसका अभिप्राय यह हुआ है कि अनुसंधानकर्ता के लिए उपकल्पना का गलत प्रमाणित होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसका सही प्रमाणित होना। गलत होने से उसकी वैज्ञानिकता पर कोई भी आँच नहीं आती है। किसी भी अनुसंधान कार्य में उपकल्पना का निरूपण करने के लिए अनुसंधानकर्ता कुछ निश्चित आधारों या स्रोतों का उपयोग करता है। ये स्रोत विविध व व्यापक हो सकते हैं। इसी संदर्भ में लूनबर्ग ने लिखा है कि उपयोगी उपकल्पना की खोज विषय से संबंधित साहित्य, दर्शन, कविता आदि में भी की जा सकती है। गुडे व हैट ने ऐसे 4 आधार बताए हैं जो किसी भी उपकल्पना के स्रोत हो सकते हैं। वह है
सामान्य संस्कृति, वैज्ञानिक सिद्धांत, सादृश्य तथा व्यक्तिगत अनुभव। इनमें से प्रत्येक की संक्षिप्त चर्चा आगे से की गई है। सबसे पहले हम लेंगे सामान्य संस्कृति। प्रत्येक अनुसंधानकर्ता के लिए आवश्यक है कि वह जिस समुदाय का अध्ययन कर रहा है उसके बारे में पहले पर्याप्त जानकारी प्राप्त करे। ये जानकारी कई बार उसके अध्ययन की उपकल्पना का स्रोत भी हो सकती है। चूँकि हर समाज की संस्कृति अलग अलग होती है, अतः यह हो सकता है कि एक समाज में उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी उपकल्पना एक प्रकार की हो, वह दूसरी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले समाज में दूसरे प्रकार की। उदाहरण के लिए, भारतीय समाज में परिवार नामक संस्था का अध्ययन करते हुए संयुक्त परिवार से संबंधित उपकल्पनाओं के बिना काम चल ही नहीं सकता, जबकि अमेरिकी समाज में यह संयुक्त परिवार संबंधी उपकल्पना व्यर्थ हो जाएगी। दूसरा हम देखते हैं वैज्ञानिक सिद्धांत। उपकल्पना के निर्माण का दूसरा स्रोत उस विषय पर हुए पूर्ववर्ती अध्ययन तथा उनके आधार पर प्रतिपादित निष्कर्ष व वैज्ञानिक सिद्धांत भी हो सकते हैं। वस्तुतः होता यह है कि जब अनुसंधानकर्ता कोई विषय चुनता है तब वह उससे संबंधित उपलब्ध साहित्य का अध्ययन करता है तथा उस विषय पर पहले किए गए अध्ययनों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। ये जानकारी कि उन अध्ययनों में कौन कौन सी उपकल्पनाएं बनाई गई थीं, जांच करने पर वे सही सिद्ध हुई या नहीं, उन अध्ययनों के निष्कर्ष क्या थे आदि उसे आगे बढ़ने का मार्ग सुझाती हैं। कई अध्ययनों में अध्ययनकर्ता स्वयं ऐसी उपकल्पनाओं व अध्ययन बिंदुओं का उल्लेख कर देते हैं जिन पर दूसरा अध्ययनकर्ता आगे बढ़ सकता है, अध्ययन कर सकता है, वह सुझाई गई उपकल्पनाओं की जांच कर सकता है। इस प्रकार एक अध्ययन के दौरान प्रतिपादित किए गए सिद्धांत दूसरे अध्ययन में उपकल्पना बन सकते हैं ताकि उनकी पुष्टि की जा सके। ये सभी स्थितियाँ वैज्ञानिक उपकल्पनाओं का महत्वपूर्ण स्रोत मानी गई हैं। फिर हम देखेंगे सादृश्य। जूलियन हक्सले ने बताया है कि कई बार प्रकृति के अथवा किसी अन्य विज्ञान के संदर्भ ढांचे में किए गए आकस्मिक अवलोकन भी उपकल्पना का आधार बन जाते हैं। जब वैज्ञानिक एक विज्ञान की घटनाओं को दूसरे विज्ञान की घटनाओं के सदृश्य पाता है तब वह उसकी जांच करके कोई नियम बना सकता है। उदाहरण के लिए, सामाजिक परिस्थिति विज्ञान का विकास वनस्पति तथा जंतु परिस्थिति विज्ञान के क्षेत्र में स्थापित सिद्धांत के आधार पर हुआ है। इसी प्रकार ये अवलोकन कि मानव समूहों के व्यवहार गुरुत्वाकर्षणीय व विद्युत क्षेत्रों में पाए जाने वाले प्रतिमानों के समान प्रतिमान दिखाते हैं, सामाजिक भौतिक शास्त्र का आधार बना। इस तरह के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं जिनसे सादृश्यता के महत्व की जानकारी होती है। इतना अवश्य है कि एक विज्ञान के प्रतिमानों को दूसरे विज्ञान में लागू करते समय बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। फिर हम देखेंगे व्यक्तिगत अनुभव। सामाजिक अनुसंधान में उपकल्पनाओं का एक महत्वपूर्ण स्रोत व्यक्तिगत अनुभव भी है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन के विभिन्न पक्षों से भी परिचित होता है और समुदाय के सदस्य के नाते वह विभिन्न सामाजिक अंतःक्रियाओं में सक्रिय रूप में भाग भी लेता है। यह सहभागिता उस विषय के बारे में अनेक व्यवहारिक अनुभव प्रदान करती है। यह अनुभव उसकी अंतर्दृष्टि को गहन बनाते हैं व विषय से संबंधित धारणाएं बनाने में मदद करते हैं। इस विवेचना से स्पष्ट है कि उपकल्पना के स्रोत विभिन्न हो सकते हैं। यह आवश्यक भी नहीं है कि एक अध्ययन में एक ही उपकल्पना हो या एक अध्ययन में बनाई गई सभी उपकल्पना का स्रोत एक ही हो। हम इसका मतलब यह हुआ, हम एक अध्ययन में एक से अधिक उपकल्पनाओं का निर्माण कर सकते हैं और साथ ही साथ यदि हमने अलग अलग उपकल्पनाएं बनाई हैं तो उनके स्रोत भी अलग अलग हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। किसी भी अध्ययन के लिए जब उपकल्पनाओं का निरूपण किया जाता है तब उन्हें कार्यकारी उपकल्पना कहा जाता है। प्राय ये देखा जाता है कि कभी तो ये उपकल्पनाएं उपयोगी और अर्थपूर्ण प्रतीत होती हैं और कभी निरर्थक या सीमित महत्व की। वस्तुतः अच्छी, सुनिश्चित व परीक्षण योग्य उपकल्पना का निर्माण करना जो ठोस अनुसंधान कार्य के लिए दिशा निर्देश दे सके, सरल कार्य नहीं है। गुडे व हैट ने ऐसी 3 कठिनाइयों का उल्लेख किया है
जो अच्छी उपकल्पना के मार्ग में बाधक हैं। पहला, स्पष्ट सैद्धांतिक ढांचे की जानकारी का अभाव। दूसरा, इस सैद्धांतिक ढांचे को तर्कपूर्ण ढंग से उपयोग करने की क्षमता का अभाव। और तीसरा, उपकल्पनाओं के ठीक ढंग से निरूपण में सहायता करने वाली उपलब्ध शोध प्रविधियों की जानकारी का अभाव। ये 3 जब कठिनाइयाँ हैं जो कि अच्छी उपकल्पना के मार्ग में बाधक होती हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि अनुसंधानकर्ता के मस्तिष्क में यह स्पष्ट नहीं है कि वह क्या जानना चाहता है, यदि उसे विषय की सैद्धांतिक जानकारी नहीं है, यदि वह उपकल्पना निरूपण के तरीके से परिचित नहीं है या उसमें निरूपण की क्षमता नहीं है, तब वह उपयोगी उपकल्पना का निरूपण नहीं कर सकता है। उपयुक्त सभी जानकारियाँ उसे एक उपयोगी परीक्षणीय उपकल्पना के निर्माण में मदद करती है। अब हम नेक्स्ट व्याख्यान में देखेंगे कि एक अच्छी उपकल्पना की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।